स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टुडे एग्जाम स्टडी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं विवेक पांडे। साथियों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 to 8 का ज्योग्राफी, जो पार्ट नंबर 4 है। आज का 3 वीडियो इससे पहले हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज और कल में ये आपका ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम हिस्ट्री चालू करेंगे, फिर पॉलिटी चालू करेंगे। ये सभी चैप्टर बाई चैप्टर एनसीईआरटी क्लास 6 से 8 तक के किताबों से लिया गया प्रश्न है। तो सीधे प्रश्नों पे चलते हैं। इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सीधे एनसीईआरटी से प्रश्न है। देखिए, प्रश्न ये है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, बताइए। 4 विकल्प हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला कथन कह रहा है कि गंगा नदी तंत्र का उद्गम स्थल हिमालय में स्थित गंगोत्री हिमनद है। बी कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट है। सी कह रहा है ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में पद्मा और बांग्लादेश में मेघना नाम से जाना जाता है। डी कह रहा है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में प्रवेश करने पर पद्मा नाम से जाना जाता है। मेरे भाई, इसका जो सही विकल्प होगा, ध्यान रखिएगा, इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि सी जो कथन है ना, वो गलत है, वो सत्य नहीं है। ध्यान रखिए, क्यों सत्य नहीं है तो समझते हैं इसको कि ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में ना सांगपो कहा जाता है, ना कि पद्मा कहा जाता है। ध्यान रखिए, ब्रह्मपुत्र को चीन में, जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको चीन में सांगपो के नाम से जाना जाता है, जबकि बांग्लादेश में इसे जमुना या मेघना के नाम से पुकारा जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा मेरे भाई। कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप वो भी जान लीजिए। यमुना, घाघरा, गंडक, गोमती, कोसी, ये सभी गंगा नदी तंत्र की प्रमुख सहायक नदियां हैं। वहीं गंगा नदी तंत्र का अधिकांश भाग भारत के उत्तरी मैदान के अधिकांश भाग में फैला हुआ है। साथियों, लोहित, दिबांग और तीस्ता ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है ना। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का फैलाव भारत में मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश और असम में है। साथ में ये भी ध्यान रखिए कि ब्रह्मपुत्र नदी मुख्य रूप से 3 देश जैसे चीन, भारत और बांग्लादेश में बहती है। ठीक है ना। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न आपके सामने है कि नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन करिए। कथन है कि नर्मदा और तापी नदियां अपना जल अरब सागर में विसर्जित करती हैं, यानी गिराती हैं, और कारण है कि नर्मदा तापी नदियों का बहाव मुख्य रूप से पश्चिम की ओर है। देखिए मेरे भाई, इसका जो सही विकल्प होगा वो ऑप्शन नंबर, पहले तो आप कमेंट करके बताइए, अगर आपको मालूम है इसका सही उत्तर तो कमेंट करिए। ठीक है, अब मैं सही उत्तर बता देता हूं। इसका विकल्प पे बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। मेरे भाई ध्यान रखिएगा कि भारत की अधिकांश बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती है, लेकिन नर्मदा ताप्ती नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं। इसी ढाल के कारण ये दोनों अपना जल अरब सागर में गिराती हैं। मेरे भाई, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट ये भी आप जान लीजिए कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियां पूर्वी तटीय मैदान में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। पूर्वी तटीय मैदान में बहने वाली नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं, ये भी ध्यान रखना है। पूर्वी तटीय मैदान की प्रमुख झीलों में चिल्का झील, कोलेरू झील और पुलिकट आदि प्रमुख झील हैं। साथ में भी ध्यान रखना है कि सुंदरबन डेल्टा का नाम वहां पाए जाने वाले सुंदरी पौधों के कारण पड़ा है। यह विश्व का सबसे तेजी से बढ़ने वाला डेल्टा है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न ये है कि समुद्री तरंगों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। बताइए कौन सा कथन सत्य नहीं है, पढ़िए और उत्तर बताइए। देखिए मेरे भाई, अगर असत्य कथन की बात करें तो विकल्प सी सही हो जाएगा, यानी समुद्री तरंगों के लगातार सैलों से टकराने के कारण समय के साथ बनने वाली बड़ी और छोटी दरारों को तटीय कर, ये कथन असत्य है, गलत है। इसलिए हमारा सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेरे भाई बहुत ध्यान से इसको समझिए कि समुद्री तरंगों के लगातार सैलों से टकराने के कारण समय के साथ बनने वाली बड़ी और चौड़ी दरारों को कहते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिए। अच्छा, सी कथन सत्य क्यों नहीं है, क्योंकि लगातार सैलों से टकराने के कारण विकसित होने वाली बड़ी और चौड़ी दरारों को समुद्री गुफा कहा जाता है। जब इन गुफाओं के तटीय मेहराब बड़े हो जाते हैं और केवल छत बच जाती है, तब इसे
तटीय मेहराब का निर्माण होता है, ध्यान रखिएगा। समुद्री तरंगे लगातार सैलों से टकराकर दरारें विकसित करती हैं और तटीय मेहराब की छत टूट जाने पर बची दीवार जैसी आकृतियों को स्टैक कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। हिमनद अथवा हिमानी वास्तव में बर्फ की नदियां होती हैं। और कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जान लीजिए कि पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ पिघलने से हिमनद के गहरे गर्तों में जल भर जाता है, जिससे यह सुंदर झील बनता है, सुंदर झील का निर्माण होता है। साथियों, हिमनद द्वारा लाए गए मलबे जैसे सैल, रेत या तलछट के निक्षेपण से हिमनद हिमोढ़ का निर्माण होता है, ये भी आपको जानना जरूरी है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में पवन के कार्यों और स्थलाकृतियों के संबंध में कौन सा मिलान सही है। तो देखिए मेरे भाई, सही मिलान ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी छत्रक शैल, संकीर्ण आधार एवं विस्तृत शीर्ष वाली मरुस्थलीय जो चट्टानें होती हैं वो छत्रक शैल होती हैं। ध्यान रखिएगा, रेगिस्तान में हवा अपर्दन और निक्षेपण का प्रमुख कारण होता है। ठीक है ना। पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, जिससे इन छत्रक शैलों के आधार संकीर्ण और शीर्ष जो होता है वो विस्तार हो जाता है। साथियों, रेगिस्तान में छत्रक के आकार के शैल देखे जा सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक शैल कहते हैं। ठीक है। जब पवन का बहाव रुकता है तो रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनती है, जिसे बालू टिब्बा कहते हैं। जब बालू के कण महीन और हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जाती है। बालू के महीन कणों के विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित होने को लोएस कहते हैं। ध्यान रखिएगा, लोएस किसे कहते हैं? बालू के महीन कण विस्तृत क्षेत्र में जब निक्षेपित होते हैं तो उसे लोएस कहते हैं। विश्व में विशाल लोएस निक्षेप मुख्य रूप से चीन में पाए जाते हैं। ठीक है ना। आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न ये है मेरे भाई कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य कथन है, बताना है। कथन है कि नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है, जिसकी मात्रा लगभग 78% है। दूसरा कथन है पौधे अपने जीवन के लिए आवश्यक नाइट्रोजन को सीधे वायु से ग्रहण करते हैं। अब आपको बताना है कि सत्य कथन कौन सा है, बताइए। देखिए मेरे भाई, अगर सत्य कथन की बात करें तो विकल्प बिल्कुल ठीक हो जाएगा, यानी जो पहला कथन है वो बिल्कुल सत्य है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो 78% है, यानी सर्वाधिक है। ठीक है। अच्छा, दूसरा कथन असत्य क्यों है? क्योंकि पौधे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जो जीवाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, वायु से नाइट्रोजन लेकर उसका स्वरूप बदलते हैं ताकि पौधे इसका प्रयोग कर सकें। ठीक है ना। देखिए मेरे भाई, नाइट्रोजन वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में है 78%। उसके बाद जो स्थान है वो ऑक्सीजन है 21%। ध्यान रखिए, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 21% है। हम सभी जो सांस लेते हैं, मनुष्य तथा पशु सांस लेने में ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, और जो हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। ध्यान रखिएगा, हरे पादप होते हैं ना, तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन को उत्पन्न करते हैं, और हम लोग क्या करते हैं? मनुष्य और पशु ऑक्सीजन लेते हैं। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो वायु में ऑक्सीजन की प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाती है। ठीक है ना। अगर वहीं हम बात करें वायुमंडल में आर्गन की मात्रा, तो वह 0.093 है। कितना? 0.93% है क्या? आर्गन 0.93% क्या है? आर्गन है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न ये है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। मेरे भाई ध्यान रखिएगा, कथन है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस माना जाता है। कारण है कि यह वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। अब आपको ये बताना है कि कौन से विकल्प सही हैं। देखिए मेरे भाई, अगर सही विकल्प की हम चर्चा करें तो इसका जो सही विकल्प होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ध्यान रखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी से उत्सर्जित होने वाली विकिरित ऊष्मा को अवशोषित करती है और पृथ्वी को गर्म बनाए रखती है, जिसके कारण इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। इसके अभाव में पृथ्वी बहुत ठंडी हो जाती है अगर ये नहीं रहता। अब चूंकि क्या है कि ये ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, इसलिए
पृथ्वी पर ऊष्मा बढ़ रहा है, हिम ग्लेशियर पिघल रहे हैं। बात समझ में आ रहा है ना। वायुमंडल में अगर हम बात करें मेरे भाई कार्बन डाइऑक्साइड की, तो इसकी मात्रा 0.03% है। ध्यान रखिएगा 0.03% है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। साथियों, मनुष्य और पशु बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं और पादपों द्वारा छोड़ी गई जो गैस होती है यानी जो ऑक्सीजन होती है उसका उपयोग करते हैं। मनुष्य और पौधे जो भी हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं जब सांस छोड़ते हैं तो, लेकिन जब सांस लेते हैं तो जो पादप हमारे लिए गैस छोड़ते हैं यानी ऑक्सीजन, हम उसका उपयोग करते हैं। कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी होती है, ये भी ध्यान रखना है। आगे बढ़िए तो ये समझेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन बढ़ने के कारण पृथ्वी के मौसम तथा जलवायु पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है, जिसे अच्छा एक बात और ध्यान रखिए कि कारखाने और धुएं से जब वायुमंडल में ऊष्मा बढ़ती है तो इसे भूमंडलीय ताप कहते हैं यानी ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है ना। ग्लोबल वार्मिंग के कारण सबसे ठंडे प्रदेशों की बर्फ पिघलती है जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है, ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि वायुमंडलों की परतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। बताइए, असत्य कथन आपको बताना है। कौन सा असत्य कथन है बताइए। देखिए मेरे भाई, अगर असत्य कथन की बात करें तो असत्य कथन विकल्प सी हो जाएगा, यानी समताप मंडल की औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है और मौसम की लगभग सभी घटनाएं इसी परत में होती हैं। ये बात बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिएगा। इसलिए हमारा विकल्प तीसरा सही हो जाता है मेरे भाई। देखिए 13 किलोमीटर की औसत ऊंचाई और वर्षा, कोहरा, ओला जैसी जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, चाहे ओला वर्षण हो, कोहरा हो, वर्षा हो, बादल का लगना हो, बारिश का आना हो, जितनी मौसम में तमाम जो घटनाएं घटती हैं वो सभी क्षोभ मंडल में घटती हैं। कहाँ मेरे भाई? क्षोभ मंडल में, जो जीरो से लेकर के पृथ्वी तल से लेकर के 13 किलोमीटर की औसत ऊंचाई तक है। ठीक है ना। देखिए मेरे भाई, वहीं अगर हम समताप मंडल की बात करें तो यह बादल और मौसम की घटनाओं से मुक्त होता है। इसकी ऊंचाई लगभग 50 किलोमीटर तक फैली है। यह वायुयान के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है यह मंडल। ठीक है ना। कौन सा? समताप मंडल। इसी समताप मंडल में मेरे भाई ओजोन गैस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ओजोन गैस या ओजोन परत। ओजोन परत क्या करता है मेरे भाई कि सूर्य से आने वाली जो भी हानिकारक गैस है, जैसे कि जो भी परावैंगनिक किरणें हैं, ठीक है ना, उनको पृथ्वी तक पहुंचने से ओजोन परत रोकता है। अच्छा, अभी ओजोन क्षरण हुआ है, ओजोन क्षरण की घटनाएं घटित हुई हैं। साथियों, ओजोन मापने की जो इकाई होती है ना, उसे डॉप्सन कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉप्सन कहते हैं। जब वायु गर्म होती है तो यह फैलती है और हल्की होकर ऊपर की ओर उठती है। साथ में ध्यान रखना है कि ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति देखी जाती है। साथ में ये ध्यान रखिएगा कि गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास से ठंडी वायु उस रिक्त स्थान को भरने आती है। ठीक है, जिसे वायु चक्र कहते हैं, ईयर साइकिल कहते हैं। ठीक है। हमारा वायुमंडल मुख्य रूप से 5 परतों में विभाजित है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले का नाम है क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल। ठीक है ना। उसके बाद मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल और बहिर्मंडल। मेरे भाई, समताप मंडल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है ना कि यहाँ ओजोन गैस की परत होती है जो हमें हानिकारक किरणों से हमारी क्या करती है? रक्षा करती है। वहीं समताप मंडल की बात करें तो ध्यान रखिएगा, समताप मंडल जो है ना मेरे भाई, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि यह हवाई जहाज़ के लिए सबसे आदर्श मानी जाती है। वहीं मध्य मंडल की बात करें मेरे भाई तो यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है और बाह्य वायुमंडल यह 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक फैला है, जहां ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। पृथ्वी से प्रसारित जो भी रेडियो तरंगे हैं बाह्य वायुमंडल यानी आयन मंडल द्वारा पुनः परावर्तित करके पृथ्वी पे आती हैं। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल कहा जाता है, जहां हीलियम और नाइट्रोजन है। साथियों, हीलियम और नाइट्रोजन जैसी जो हल्की गैसें हैं वो कहाँ हैं? बहिर्मंडल में है। ठीक है। देखिए और बताइए, अगला प्रश्न ये है
कि तापमान और वायु दाब के संबंध में दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। आपको बताना है कि तापमान और वायु दाब के संबंध में जो विकल्प दिया गया है उसमें कौन सा विकल्प सही नहीं है। देखिए मेरे भाई, 4 विकल्प हैं आपके सामने, आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही नहीं है। ध्यान रखिए, अगर हम सही विकल्प की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। निम्न दाब क्षेत्र कम तापमान वाले क्षेत्रों में गर्म वायु के ऊपर उठने से निर्मित क्षेत्र होता है। मेरे भाई, ये गलत विकल्प है आपका, असत्य कथन है, इसीलिए विकल्प बी आपका सही है, क्योंकि हमसे ये पूछा गया है कि इसमें से कौन सा सत्य नहीं है, सही मिलान नहीं है। ठीक है ना। देखिए, इसको बहुत ध्यान से समझिए कि विकल्प बी का जो मिलान है वो गलत क्यों है। इसलिए गलत है कि निम्न दाब क्षेत्र कम तापमान वाले क्षेत्रों में नहीं बल्कि अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में बनता है। मेरे भाई, बहुत ध्यान से समझिए इसको कि निम्न दाब क्षेत्र जो होता है ना, वो कम तापमान वाले क्षेत्र में नहीं बनता है बल्कि अधिक तापमान वाले क्षेत्र में बनता है, जहाँ वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। यह क्षेत्र बादल युक्त आकाश और नम मौसम से जुड़ा होता है। साथियों, साथ में ये भी ध्यान रखिए, आतपन यानी जो सूर्यातप होता है, सूर्यताप होता है, आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर घटती जाती है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के 2 अरब भागों में से केवल 1 भाग ही प्राप्त कर पाती है। साथ में ये भी ध्यान रखिए कि सेल्सियस पैमाने पर जो जल होता है ना, 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। ध्यान रहेगा, जो जल होता है वो सेल्सियस पैमाने पे 0 डिग्री सेल्सियस पे जल क्या होता है, जमता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे जल क्या होता है, उबलता है। और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि पृथ्वी की सतह पर मेरे भाई वायु के भार द्वारा लगाया गया जो दाब होता है उसे हम वायु दाब कहते हैं। ठीक है ना। और समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह तेजी से क्या होता है, घटने लगता है। मेरे भाई, वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के तापमान द्वारा प्रभावित होता है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है ना। कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होकर भारी हो जाती है और नीचे बैठकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है, जो क्या करता है, जो स्पष्ट व स्वच्छ आकाश से जुड़ा है। ठीक है ना। साथ में ये भी ध्यान रखिए कि वायु हमेशा उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गति करती है, जाती है। ठीक है ना, ध्यान रहेगा आपको। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये सभी प्रश्न आपके एनसीईआरटी क्लास 6, 7, 8 के ज्योग्राफी से लिए गए हैं, इसलिए आप सोच रहे होंगे प्रश्न कहाँ से है, ऐसे शब्द हैं इसमें। मेरे भाई, ये सभी प्रश्न लाइन बाई लाइन, चैप्टर बाई चैप्टर उठाए गए हैं, जैसा कि सीटेट एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना। प्रश्न है मेरे भाई कि पवन के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। बताइए कि पवन के विभिन्न प्रकार दिए गए हैं, इनमें कौन सा कथन सत्य है। देखिए मेरे भाई, सत्य कथन बात करें तो विकल्प सी सही हो जाएगा, यानी व्यापारिक पवनें पश्चिमी पवनें अस्थायी पवनें हैं। जो व्यापारिक पवनें हैं और पश्चिमी पवनें हैं वो अस्थायी पवनें हैं, जो वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं। ये कथन बिल्कुल सत्य है, ध्यान रखिएगा मेरे भाई। देखिए, अस्थायी पवनें जैसे व्यापारिक, पश्चिम और पूर्वी पवनें वर्ष भर एक ही निश्चित दिशा में चलती है, ये कथन बिल्कुल क्या है, सत्य है। कथन ए और बी गलत क्यों है, क्योंकि भारत की मानसूनी पवनें मौसमी पवनें हैं, जबकि स्थल व समुद्री समीर स्थानीय पवनें होती हैं। कथन डी भी गलत है, क्योंकि पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर तय होता है, ध्यान रखना है। हमने अभी इसके पीछे पढ़ा कि उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु क्या करती है, चलती है, गति करती है, इसे ही हम पवन कहते हैं। साथियों, पश्चिम से आने वाली पवन को हम पश्चिमी यानी पछुआ पवन कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। पवन के मुख्य रूप से 3 प्रकार विभाजित किए गए हैं। जो पवन चलती है ना मेरे भाई, उसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, 3 प्रकारों में बांटा गया है। पहला स्थानीय पवन, दूसरा मौसमी पवन और तीसरा अस्थायी पवन। ठीक है ना। अस्थायी पवन, मौसमी पवन और स्थानीय पवन, ये ध्यान रखिए 3 प्रकारों में बांटा गया है पवन को। मौसमी पवनें जो विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है, उसे मौसमी पवनें कहते हैं। मौसमी पवन कैसी होती है, जो विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है। साथियों, अस्थायी पवन हम कहते हैं किसी क्षेत्र
किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय चलती है उसे हम स्थानीय पवन कहते हैं। मेरे भाई ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न ये है, कथन ये है, कह रहा है कि अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो वे एक विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। कारण इसका है कि चांद पर वायु नहीं है, जिसके कारण वहाँ कोई वायु दाब भी नहीं पाया जाता है। मेरे भाई आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो ध्यान रखेंगे, इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर ए है, यानी ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। मेरे भाई देखिए, यदि अंतरिक्ष यात्री यह विशेष पोशाक न पहने, ठीक है ना, तो उनके शरीर द्वारा विपरीत बल लगाने के कारण उनकी जो रक्त शिराएं हैं वो फट सकती हैं और उनका रक्तस्राव हो सकता है, यानी खून निकलने लगेगा। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, दोनों कथन अपने आप में सत्य है और एक दूसरे की पुष्टि भी करते हैं। आगे प्रश्न है कि आर्द्रता और वर्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, बताइए। आर्द्रता और वर्षण के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये आपको बताना है। ध्यान रखेंगे मेरे भाई, सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी जैसे जैसे वायु गर्म हो जाती है उसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता घटती जाती है। ये कथन गलत है हमारा, इसलिए विकल्प बी हमारा सही हो जाता है। ध्यान रखिएगा, वास्तविक नियम यह है कि जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है उसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता घटती नहीं है बल्कि बढ़ती जाती है और इस प्रकार वह और अधिक आर्द्र हो जाती है। ध्यान रखिएगा, जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो इसे यह जलवाष्प बन जाता है। ठीक है ना। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा बहुत अधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। ठीक है। आर्द्र दिन में पसीना आसानी से न सूखने के कारण हम असहज महसूस करते हैं, यानी जब आर्द्र दिन हो जाता है तो उसमें पसीने सूखते नहीं हैं। ठीक है ना। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है और जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला यही वर्षण कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है, वर्षण या वर्षा, ठीक है ना, जिसे रैन कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न ये है कि विभिन्न प्रकार की वर्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। देखिए, अगर हम वर्षा के संबंध में बात करें, संवहनीय वर्षा है, पर्वतीय वर्षा है, चक्रवाती वर्षा है, ठीक है ना, तो हम बात करें तो मेरे भाई विकल्प सी सही हो जाता है। क्यों? क्योंकि विकल्प सी हमारा गलत है, सही मिलान सही नहीं है, गलत है। ध्यान रखिएगा। देखिए मेरे भाई, चक्रवाती वर्षा में दो विपरीत स्वभाव वाली हवाएं चलती हैं, जैसे गर्म और ठंडी हवा। जब एक गर्म और ठंडी हवा आपस में टकराती है ना, जिससे वाताग्र का निर्माण होता है और इसके सहारे गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है, ठीक है ना, न कि समान स्वभाव वाली हवाएं, जैसे कि ऑप्शन में दिया था, इसलिए हमारा गलत हो गया था। ठीक है, और गलत कथन हमको चुनना था। ध्यान रखिए, उत्पत्ति के आधार पर वर्षा मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है: संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। ठीक है ना। संवहनीय वर्षा अधिक तापमान एवं सूर्यताप के कारण हवाओं के गर्म होकर ऊपर उठने तथा संघनन की क्रिया से होती है। वहीं संवहनीय वर्षा में कपासी बादलों का निर्माण होता है, जिससे तीव्र और मूसलाधार वर्षा होती है। साथियों, साथ में ये भी ध्यान रखना है कि संवहनीय वर्षा मुख्य रूप से विषुवतीय क्षेत्र तथा उत्तरी गोलार्ध के महाद्वीपों के भीतरी भागों में ये होती है। अधिकांशतः यह गर्मियों में होती है। ठीक है ना। साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि संसार के अधिकांश वर्षा पर्वतीय वर्षा के रूप में ही होती है। साथियों, पर्वतीय वर्षा मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में अधिक होती है जहां पर्वत श्रेणी समुद्र तट के निकट तथा उसके समानांतर हों। ये भी ध्यान रखना है कि चक्रवाती वर्षा मुख्य रूप से शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातीय क्षेत्रों में ही होती है। जो चक्रवाती वर्षा होती है वो किधर होती है? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवाती क्षेत्र में। साथियों, चक्रवाती वर्षा मुख्य रूप से मध्य एवं उच्च अक्षांशों में उत्पन्न होती है। जो चक्रवाती वर्षा होती है वो मध्य और उच्च अक्षांशों में
संपन्न होती है, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए प्रश्न जो भी है बहुत महत्वपूर्ण है, इससे घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सभी आपके एनसीईआरटी की किताब के चैप्टर से प्रश्न लिए गए हैं, कहीं इधर उधर से नहीं लिए गए हैं मेरे भाई। अगर मुझे इधर उधर से प्रश्न भर देना हो अगर आपके ज्योग्राफी में, तो हज़ारों प्रश्न हैं। लेकिन एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। जितना ये ज़रूरी नहीं है कि क्या पढ़ना है ना, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी ये जानना है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है ना। देखिए प्रश्न ये है कि महासागरीय लवणता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। कथन है कि लवणता का तात्पर्य 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा से होता है और महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। कथन दूसरा है कि इजराइल का जो मृत सागर है यानी डेड सी है, उसकी लवणता 340 ग्राम प्रति लीटर है, जहां अत्यधिक सघनता के कारण तैराक इसमें तैर सकते हैं, मतलब डूबते नहीं हैं। अब आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, इसका दोनों कथन सत्य है, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। इसका दोनों कथन क्या है, बिल्कुल सत्य है। देखिए ध्यान रखिए कि नमक की अधिकता जल को सघन बना देती है, जिससे वस्तुएं या मनुष्य आसानी से ऊपर तैर सकते हैं। साथियों, प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है और विश्व जल दिवस का मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण और जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रचारित करना होता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वर्षा के विभिन्न प्रकारों के भौगोलिक वितरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य नहीं है। बताइए। सत्य नहीं है वो बताना है। तो देखिए मेरे भाई, विकल्प जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि विकल्प सी सत्य नहीं है, यानी चक्रवाती वर्षा मुख्य रूप से निम्न अक्षांशों के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही सीमित रहती है। ये कथन बिल्कुल असत्य है। ध्यान रखेंगे, क्योंकि चक्रवाती वर्षा मुख्य रूप से मध्य एवं उच्च अक्षांशों के शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में संपन्न होती है। ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा साथियों, चक्रवाती वर्षा का संबंध दो विपरीत स्वभाव वाली यानी गर्म और ठंडी हवाओं के आपस में टकराने से बनता है। इन दोनों हवाओं के टकराने वाले ढाल या सीमा क्षेत्र को वताग्र कहा जाता है, ये आप जानते हैं। अगला प्रश्न है कि संवहनीय वर्षा की प्रक्रिया के दौरान वायुमंडल की विशिष्ट प्रकार के बादलों का निर्माण होता है। ठीक है ना। ये बताना है कि संवहनीय वर्षा की प्रक्रिया के दौरान वायुमंडल में किस प्रकार के विशिष्ट बादलों का निर्माण होता है। तो ध्यान रखिए, इसका जो सही उत्तर होगा मेरे भाई, वो विकल्प बी हो जाएगा, यानी कपासी बादल। कपासी बादल का निर्माण होता है संवहनीय वर्षा की प्रक्रिया के दौरान वायुमंडल में कपासी बादल का निर्माण होता है, ये ध्यान रखना है। देखिए, अत्यधिक संवहनीय वर्षा के दौरान अत्यधिक तापमान के कारण धरातल की हवाएं गर्म होकर तेजी से ऊपर उठती है। इसके बाद होने वाली संघनन की क्रिया से कपासी बादलों का निर्माण होता है, जिससे तीव्र और मूसलाधार वर्षा होती है, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न ये है कि पर्वतीय वर्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक परिस्थिति सही ढंग से परिभाषित है। बताइए, पढ़िए और विकल्प बताइए। ध्यान रखिए मेरे भाई, विकल्प सी सही हो जाता है, यानी जब जलवाष्प से लदी हुई गर्म वायु किसी पर्वत या पठार के ढलान के सहारे ऊपर की ओर चढ़ती है। ठीक है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। प्रश्न ये है कि पर्वतीय महासागरीय गतियों और तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। बताइए, सत्य कथन कौन सा नहीं है। देखिए मेरे भाई, अगर सत्य कथन नहीं है, अगर बात करें असत्य कथन की,
तो विकल्प डी सही हो जाएगा, यानी पवन की गति जितनी धीमी होती है समुद्री सतह पर बनने वाली तरंगे उतनी बड़ी होती है। ये कथन असत्य है, ध्यान रखिएगा मेरे भाई, ठीक है ना। कि वास्तविक नियम क्या है कि समुद्री सतह पर जितनी ही तेज पवन बहती है तरंगे भी उतनी ही बड़ी हो जाती है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न ये है कि सुनामी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, बताइए। देखिए सही नहीं है यानी असत्य विकल्प का चयन करें तो विकल्प सी सही हो जाएगा, यानी सुनामी तरंगे महासागर में अधिकतम 100 किलोमीटर प्रति घंटे की धीमी गति से चलती है। ये जो है ना कथन असत्य हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। देखिए क्यों असत्य हो जाएगा, क्योंकि सुनामी तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की तीव्र गति से चलती है। इसी उच्च गति के कारण तटीय क्षेत्रों में भयंकर तबाही होती है और तूफान आता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना क्या कहलाता है। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, महासागरीय जल का उठना और गिरना ज्वार और भाटा कहलाता है, विकल्प बी सही है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न ये है कि लघु ज्वार भाटा आने की भौगोलिक स्थिति निम्नलिखित में से कौन सी है। देखिए लघु ज्वार भाटा की अगर हम बात करें तो विकल्प सी सही है, यानी जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है और सूर्य व चांद का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से होता है तो लघु ज्वार भाटा आने की भौगोलिक स्थिति बनती है, ठीक है ना। चलिए विकल्प सी सही है मेरे भाई, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति और उनके स्वभाव के संदर्भ में कौन सा विकल्प सत्य नहीं है, बताइए। देखिए इसके सत्य विकल्प की बात करें तो विकल्प बी सही हो जाएगा। चूंकि हमसे असत्य कथन पूछ रहा है ना तो ये बी वाला विकल्प असत्य है, इसलिए हमारा सही कथन यही हो जाएगा। देखिए मेरे भाई ध्यान से समझिए, गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है और वहां से ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। साथियों ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उत्पन्न होने वाली जो धाराएं हैं वो ठंडी यानी शीत जल धारा होती है, ध्यान रखना है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं, यानी मछली उत्पादन वाले क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं। ध्यान रखिए इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जिस स्थान पर गर्म और ठंडी महासागरीय जल धाराएं आपस में मिलती है वहां सबसे अच्छा मत्स्य पालन का मत्स्य क्षेत्र होता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता एवं प्रकार में बदलाव आने का मुख्य कारण है। बताइए किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता एवं प्रकार में बदलाव आने का मुख्य कारण क्या है, किसी स्थान का, बताइए। देखिए इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में होने वाला परिवर्तन, ठीक है ना। तो विकल्प बी सही है, ध्यान रखिए। अगर किसी प्रश्न में डाउट हो, कहीं कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। ये सुबह से शाम तक यही काम ही है, पढ़ाना। पढ़ाते पढ़ाते कभी हो सकता है कि कुछ चीज़ें दिमाग से निकल जाए और मिस्टेक बस कुछ गलत हो जाए तो आप कमेंट करके उसे ज़रूर सुधार सकते हैं, ताकि जो दूसरे लोग पढ़ रहे हैं वो समझ जाएं और ठीक है ना, कोई दिक्कत हो तो वहाँ वो सुधार कर लें, ठीक है। तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि अगर कुछ गलत हो जाए तो आप कमेंट करके उसे बाकी लोगों को भी बता दें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए प्रश्न है कि प्राकृतिक वनस्पतियों के वर्गीकरण के अंतर्गत मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति विकसित होती है। ध्यान रखिए इसका सही जो उत्तर होगा वो घास स्थल हो जाएगा, विकल्प सी सही हो जाएगा आपका, ठीक है ना, विकल्प सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है विश्व के किस देश या क्षेत्र के उष्णकटिबंधीय सदाबहारों वनों को पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है, ये आपको बताना है।
सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को विश्व का फेफड़ा कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा मुख्य रूप से किस प्रकार के प्राकृतिक आवास या वनों में पाया जाता है। ध्यान रखिए मेरे भाई, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाए जाते हैं एनाकोंडा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न ये है कि वनों के प्रकार और उनमें पाए जाने वाले वृक्षों के संबंध में कौन सा मिलान सत्य नहीं है। तो मेरे भाई, अगर असत्य कथन की बात करें तो विकल्प सी सही है, यानी शीतोष्ण पर्णपाती वन, बांस, रोजवुड और महोगनी, ये सत्य नहीं है, ये मिलान सही नहीं है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये जो रोजवुड और महोगनी है ना, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के मुख्य वृक्ष हैं। वहीं शीतोष्ण पर्णपाती वन में पाए जाने वाले जो मुख्य पेड़ होते हैं वो बाज, एस, ये सब होते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न है कि विश्व का फलोद्यान के नाम से किस विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र को जाना जाता है। ध्यान रखिए मेरे भाई, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी भूमध्य सागरीय प्रदेश को हम विश्व का फलोद्यान के नाम से जानते हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न ये है कि उत्तरी गोलार्ध के अक्षांशों जैसे 50 डिग्री से 70 डिग्री में पाए जाने वाले वनों को टेंगा भी कहा जाता है, वे वास्तव में किस प्रकार के वन हैं, बताइए। ध्यान रखिए मेरे भाई, जो टेंगा वन होते हैं ना, वो वास्तव में शंकुधारी वन होते हैं, इसलिए विकल्प सी आपका सही है। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि उष्णकटिबंधीय घास स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, बताइए। ध्यान रखिए मेरे भाई, इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी यहाँ के घास काफ़ी ऊंची, यानी लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है। कहाँ की? उष्णकटिबंधीय घास स्थल। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलें। अच्छा, ध्यान रखिएगा कि अफ्रीका का जो सवाना घास स्थल है वो उष्णकटिबंधीय घास स्थल का एक प्रमुख उदाहरण है, ठीक है ना। उष्णकटिबंधीय घास स्थल में सामान्य रूप से हाथी, जेबरा, जिराफ, हिरण और तेंदुआ जैसे जानवर पाए जाते हैं, ठीक है ना। वहीं शीतोष्ण घास स्थल मध्य अक्षांशीय क्षेत्र और महाद्वीपों के भीतर में पाए जाते हैं। वहीं शीतोष्ण प्रदेश में मुख्य रूप से जंगली भैंस, वाइसन और एंटीलोप पाए जाते हैं, ये भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले घास स्थलों के नामों का कौन सा युग्म जोड़ा सुमेलित नहीं है, बताइए। ध्यान रखिए मेरे भाई, अर्जेंटीना जो प्रेयरी घास है ये जोड़ा सही नहीं है, विकल्प सी सत्य कथन हो जाएगा, क्योंकि ये जोड़ा सही नहीं है मेरे भाई। ध्यान रखिए, अर्जेंटीना में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास को पैम्पास कहा जाता है और प्रेयरी घास स्थल उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। साथ में ये भी ध्यान रखिएगा, ब्राज़ील में कंपोस है, वेनेजुएला में लानोस है और दक्षिण अफ्रीका में बेल्ड है, ये सही है, ठीक है ना। पूर्वी अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास स्थल को सवाना कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। वहीं मध्य एशिया में पाए जाने वाले जो शीतोष्ण घास के मैदान हैं उसे स्टेपी के नाम से जाना जाता है, और जो ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण घास के मैदान हैं उसे डाउन यानी डान कहा जाता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। आगे है कि कटीली झाड़ियाँ मुख्य रूप से पृथ्वी के किस प्रकार के क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो यह आपके शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में, महाद्वीपों में, पश्चिमी किनारों पर ये पाई जाती हैं, जो कटीली झाड़ियाँ होती हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ध्यान रखिएगा कि अल्पकालिक जो ग्रीष्म ऋतु है ना, उसके दौरान ध्रुवीय क्षेत्रों में जो उगने वाली वनस्पति होती है साथियों, उसको टुंड्रा कहते हैं। ये टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कही जाती है, ठीक है ना। ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ ही पाई जाती हैं, ये भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न ये है कि ध्रुवीय क्षेत्रों के जीवों के शरीर पर मोटा फर एवं मोटी चमड़ी होने का मुख्य प्राकृतिक कारण क्या है।
देखिए इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी यह उन्हें वहाँ के अत्यधिक ठंडी और जलवायु में सुरक्षित रखती है। इसीलिए ध्रुवीय क्षेत्रों के जो जीव होते हैं ना, उनके शरीर पर मोटा फर और मोटी चमड़ी होती है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये है कि पहाड़ी क्षेत्र, घने जंगलों एवं अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में मुख्य रूप से किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं? सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रकीर्ण बस्तियां पाई जाती हैं, ध्यान रखना है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न ये है कि परिवहन के साधनों के संदर्भ में स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग भारत के किन प्रमुख शहरों को आपस में जोड़ता है, बताइए। ध्यान रखिए इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को आपस में जोड़ता है, जिसे स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि अंतर्देशीय जलमार्ग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा नदी तंत्र भारत में सबसे महत्वपूर्ण नौवहन योग्य है? ध्यान रखिए सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी, यानी गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। विकल्प बी सही हो जाता है। ऐसे ही अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, अमेजन नदी बेसिन का विस्तार निम्नलिखित में से किस दक्षिण अमेरिकी देश के हिस्से में नहीं पाया जाता है? तो इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी अर्जेंटीना। विकल्प डी सही है, ध्यान रखेंगे। साथियों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अमेजन के वर्षावनों में ब्रोमीलियार्ड नामक विशेष पौधे की क्या विशेषता होती है? सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी यह अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है, जिसका उपयोग मेढक अंडा देने के लिए करते हैं। ठीक है ना। यह अमेजन के वर्षा वनों में ब्रोमीलियार्ड नामक पौधे का यह विशेष विशेषता होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गंगा ब्रह्मपुत्र मैदानों की एक प्रमुख विशेषता चाप झील मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो यह ध्यान रखिएगा, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में। विकल्प सी सही है आपका, ये ध्यान रखना है आपको। देखिए गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की अगर सहायक नदियों की बात करें तो घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी, ठीक है ना, यह सभी मिल करके उपमहाद्वीप में एक बेसिन का निर्माण करती है। साथियों पश्चिम बंगाल और असम राज्यों में बड़े पैमाने पर चाय के बागान मिलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के राज्यों के जनसंख्या घनत्व का कौन सा क्रम सही है? तो इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिहार, पश्चिम बंगाल, फिर उत्तराखंड, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सहारा रेगिस्तान के अल अजीजिया क्षेत्र में वर्ष 1922 में अब तक का सबसे अधिक तापमान यानी 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। यह स्थान वर्तमान में किस देश के दक्षिण भाग में स्थित है? ध्यान रखिए सही विकल्प है ऑप्शन नंबर सी, यानी लीबिया। विकल्प सी सही है मेरे भाई, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि सहारा रेगिस्तान में कष्टकारी जलवायु के बावजूद निवास करने वाली प्रमुख चलवासी जनजातियां कौन सी है? इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बेदुइन और तुआरेग, ठीक है ना। विकल्प बी सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न ये है कि मिस्र यानी इजिप्ट में उगाई जाने वाली कौन सी विशेष फसल अपने बेहतरीन उत्पादन के कारण पूरे विश्व में प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर है मेरे भाई कपास। विकल्प सी सही है, ध्यान रखिएगा, कपास, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको।